जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए, तो पहले उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में, केल्विन में, र्यूमर में और रैंकिन में कितना होगा। तो सबसे पहले इसका हम फार्मूला लिखते हैं। C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 बराबर R/4 बराबर RA-492/9। ये इसका होता है फॉर्मूला, जो कि हमें इसमें याद रखना है। यदि किसी एक इकाई में मान दिया है तो अन्य इकाइयों में मान ज्ञात करने का ये तरीका होता है। तो C बराबर आपको दिया है 25, निकालना क्या है F, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो C/5 बराबर F-32/9, यहाँ रखेंगे 25/5 बराबर F-32/9। अब मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ से ये सिंप्लीफाई होगा तो 5, 9 से ये गुणा होगा तो 45 और 45 में जुड़ेगा कितना 32, बराबर क्या जाएगा हमारा F। तो जो F की वैल्यू होगी उसको हम इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे। 5 और 2 7, 4 और 3 7, तो आंसर आ जाएगा 77 फ़ारेनहाइट। दूसरा जो होगा इसका पार्ट, इसको हम हल करेंगे तो वह कितना होगा। C का मान आपको दिया गया है और निकालना क्या है केल्विन। तो मैंने पीछे पढ़ाया था कि जब C का मान हो और केल्विन का निकालना हो तो C के मान में 273 को आपको जोड़ देना है। तो C बराबर दिया है 25, तो K बराबर कितना जाएगा 25 प्लस 273, तो K बराबर 5 और 3 8, 7 और 2 9, 2 का 2, 298 केल्विन। तीसरा है र्यूमर, तो C का मान दिया है आपको कितना 25, तो C का वैल्यू लिखेंगे इस तरफ और जो निकालना है उसको बराबर करके लिखेंगे। तो यहाँ पे 25/5 बराबर R/4, इससे ये कट जाएगा 5 बार और 5 चौको कितना हो जाएगा हमारा 20। तो र्यूमर में आंसर कितना जाएगा 20 र्यूमर। लास्ट वाला बचा है रैंकिन में कितना होगा। तो फिर से वही C की वैल्यू पुट करेंगे इसमें आप 25, तो यहाँ पे आएगा आपका 5 बराबर RA-492 बटे कितना हो जाएगा 9, और 9 पन हो जाएगा ये 45, और इसमें आप जोड़ देंगे इस 4 से 92 को, 492 बराबर रैंकिन। तो RA बराबर कितना आ जाएगा 5 और 2 7, 9 4 13 के 3, 4 और 1 5, 537 रैंकिन। तो इस तरह हमने जाना इस प्रश्न की सहायता से कि यदि हमें किसी एक इकाई में तापमान का मान दिया है तो अन्य इकाइयों में हम उसको किस प्रकार से हल करते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए आंसर्स। चलिए अब हम आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारी इस क्लास में द्रव के जो सामान्य गुण है उसका ये दूसरा पार्ट है। तो इसमें हम जानेंगे कि द्रवों में दाब किस प्रकार से लगता है। तो जब किसी द्रव पदार्थ का दाब के बारे में हम बात करते हैं तो उस द्रव पदार्थ का जो दाब होता है उसके भार की वजह से लगता है। जैसे इस पात्र में कुछ जल की मात्रा भरी हुई है, तो यहाँ पर जितने भी जल के अणु भरे हुए हैं तो ये जल के अणु यहाँ पर रहकर क्या करते हैं, यहाँ वहाँ अनियमित रूप से गति करते रहते हैं और दीवार के ऊपर एक बल लगाते हैं, और इस बल को ही हम क्या कहते हैं, दबाव कहते हैं। तो किसी भी पात्र में जब हम किसी तरल पदार्थ को भरते हैं तो वह तरल पदार्थ उस पात्र की दीवारों पर एक स्वतः बल लगाता है, जिसे हम द्रव्यों का क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। आगे जब बात करते हैं हम इसमें कि द्रवों में दाब का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, तो किसी भी द्रव पदार्थों में दाब के लिए सूत्र जो होता है वह उस द्रव के घनत्व, गुरुत्वीय त्वरण और उसकी गहराई
के गुणनफल के बराबर होता है। और यदि हम इसका जब एसआई इकाई लिखेंगे, एसआई यूनिट लिखेंगे, तो ये सब कट पिट के आराम से क्या निकलेगा, आपका सब मिला के पास्कल निकलेगा। ये पीछे की क्लासों में मैं आपको बता चुका हूँ। तो किसी द्रव पदार्थ के घनत्व, गुरुत्वीय त्वरण g और गहराई के गुणनफल को हम उस द्रव पदार्थ का क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। इसमें यहाँ पे जो g लिखा है इसकी वैल्यू होती है स्मॉल g इज इक्वल टू 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। जब हम किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो इस वैल्यू को लगभग कितना मान लेते हैं, 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर। यदि एग्जैक्ट आपसे पूछी जा रही है तो आंसर हो जाएगा 9.8। और यदि आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो वैल्यू क्या रखेंगे, हम 10 के बराबर रखेंगे। आगे जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है नोट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे जो मैंने ये पॉइंट लिखा हुआ है नोट, ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि द्रव का जो दाब होता है वह बर्तन के आकार और आकृति के ऊपर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि बर्तन का क्षेत्रफल क्या है, उसकी लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई क्या है, तो इन सभी चीज़ों पर क्या होता है, वह द्रव का जो दाब होता है वो निर्भर नहीं करता है। द्रव का दाब जो होता है केवल द्रव के घनत्व के ऊपर निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है और उसकी गहराई पर या उसकी ऊंचाई पर निर्भर करता है। लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल बर्तन के आकार और बर्तन की आकृति पर यह निर्भर नहीं होता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नहीं तो आप इसको गलत कर दें। ठीक है, अब हम इसमें जानते हैं द्रवों में दाब से संबंधित नियमों के बारे में। तो सबसे पहला नियम क्या होता है, जब किसी खुले पात्र में, ये पात्र पूरा कैसा है, ऊपर से खुला हुआ, तो जब कोई पात्र ऊपर से खुला हुआ होता है तो उस पात्र के ऊपर हम क्या मानते हैं, जो ग्रेविटी है वो काम करती है, उसमें कार्यरत रहती है। जब कोई हमारे पास एक ऐसा बर्तन है जो कि ऊपर से पूरी तरह से खुला हुआ है और उस पर जो ग्रेविटी होगी वो क्या होगी, उस कंडीशन में कार्यरत रहेगी। तो इसमें मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास एक बेलनाकार पात्र है और इसमें ये अलग अलग स्थानों पे छोटे छोटे छिद्र बने हुए हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि ये बिंदु ए, ये बिंदु बी और ये बिंदु सी है, इन तीनों अलग अलग बिंदुओं पे सबसे ज़्यादा दाब कहाँ पे लगेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऊपर से पात्र क्या हुआ है, खुला हुआ है, तो ऊपर से जो वायु है इस द्रव के ऊपर क्या लगाएगी, हल्का सा बल लगाएगी। तो यहाँ से हम इस बिंदु तक की क्या निकालेंगे, गहराई निकालेंगे। तो ये पहला वाला बिंदु है H1 दूरी पर, दूसरा वाला है H2 पर और तीसरा वाला क्या है, H3 पे। तो जो कण ऊपर से जितना नीचे होगा उस कण पे दबाव का मान क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो ए पे दबाव सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद बी पर होगा और सबसे कम किस पर होगा, सी पर। तो जब किसी खुले पात्र में उपस्थित द्रव के अणुओं अलग अलग बिंदुओं पे हम दाब को ज्ञात करते हैं तो सबसे नीचे वाले बिंदु पर दाब का मान सबसे अधिक होता है। और जैसे जैसे ऊंचाई आप ऊपर की तरफ जाओगे या ऊपर से आप नीचे गहराई बढ़ाएंगे तो दाब का मान बढ़ेगा और यहाँ बगल वाले में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही बात मैंने इस पॉइंट में लिख रखी है कि बिंदु से, ये बिंदु से ऊपरी तल की जो गहराई होती है दाब उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। इसका अच्छा एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई घर 4 मंजिला बना हुआ है और उसके सबसे ऊपरी वाली मंजिल पर एक पानी की टंकी रखी हुई है, तो सबसे तेज पानी का प्रवाह कहाँ पर महसूस होगा या पानी सबसे तेज कहाँ पे आएगा, तो जो सबसे ग्राउंड फ्लोर होगा वहाँ पे पानी सबसे तेज आएगा, क्योंकि टंकी रखी है ऊपर। ये हो गई फोर्थ वाली मंजिल, ये हो गई थर्ड वाली मंजिल, ये हो गई सेकंड वाली, ये फर्स्ट वाली और ये हो गया ग्राउंड फ्लोर। तो ऊपर से जब तेज़ी से पानी आएगा तो सबसे तेज पानी कहाँ आएगा, ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की गहराई क्या है, सबसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे पानी तेज आएगा।
और यहाँ पे पानी क्या होगा, सबसे कम आएगा। तो यह इस वाले बिंदु पर दबाव का मान कम होगा और इस वाले पे दबाव का मान क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। आगे इसमें लिखा है कि वायु के द्वारा द्रव की ऊपरी सतह पर दाब लगने से पानी छिद्रों से बाहर आता है। होता क्या है इसमें कि आप एक बोतल लीजिए पानी की, उसमें पानी भर दीजिए और नीचे वाले हिस्सों में छेद कर दीजिए। छेद करने के बाद में उसको आप ऐसे छोड़ दीजिए। तो छोड़ेंगे तो क्या होगा, नीचे से छेदों में से पानी बाहर निकलना शुरू कर जाएगा और ढक्कन आपका ऊपर से खुला हुआ है। तो ऊपर से जो ढक्कन खुला है उसमें से हवा अंदर जाएगी और छेदों के माध्यम से उन पर क्या लगाएगी, वो दबाव लगाएगी और पानी क्या हो जाएगा, पूरा हमारा बाहर हो जाएगा। जैसे ही आप उस बोतल के ढक्कन पर अपना ऐसे हाथ रख दें, ऐसे हाथ रख दें, जैसे ये कैप है उसका और इस पे ऐसे आपने हाथ रख दिया, तो हाथ रखेंगे तो उस बोतल के अंदर वायु का प्रवाह क्या हो जाएगा, बंद। वायु अपना दबाव लगाना क्या कर देगी, बंद, और पानी उन छिद्रों में से रुक जाना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। एक इमेज के माध्यम से मैं आपको ये घटना बताना चाहूँगा, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें जानते हैं द्रव में दाब से संबंधित दूसरा नियम। स्थिर द्रव में एक बेलनाकार पात्र में पानी भरा हुआ है, ऊपर से ये पात्र क्या हुआ है, खुला रखा हुआ है। अब इसमें अंतर क्या है कि इसमें यहाँ पर किसी भी प्रकार के छेद नहीं है। तो ऊपर से इस पे हवा के द्वारा दबाव डाला जा रहा है द्रव के अंदर, ठीक है। तो ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है। यह ऊपर से समान गहराई पर उपस्थित जो अलग अलग बिंदु हैं, इन पे लगने वाला जो दबाव होगा वह कैसा होगा, एक समान होगा, क्योंकि इन सभी की गहराई ऊपर से यहाँ तक कैसी है, एक समान है। तो बिंदु ए पर लगने वाला दाब, बिंदु बी पे लगने वाला दाब और बिंदु सी पे लगने वाला दाब क्या हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। यही बात मैंने इस नियम में लिख रखी है, ठीक। नियम नंबर 3 है इसमें, स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब का मान क्या होता है, एक समान होता है। जैसे कि एक यहाँ पर मैंने आकृति बनाई है, ये हो गया इसका क्षैतिज तल नीचे वाला, इसको कहेंगे आप क्षैतिज तल, ये वाला जो कि ज़मीन से जुड़ा हुआ है। ये आकृति अलग है, ये आकृति अलग है और ये आकृति अलग है। तो तीन अलग अलग पात्रों में मैंने क्या भर दिया, एक तरल पदार्थ या एक द्रव पदार्थ को भर दिया और ये पानी सभी क्या है, स्थिर अवस्था में, कहीं से इस पे बल नहीं लग रहा। बस ऊपर से वायु इनके ऊपर क्या लगा रही है, अपना एक दबाव लगा रही है, बस इसके अतिरिक्त और इसमें कोई भी बल अलग से नहीं लगाया जा रहा। तो ये मैं कहूँ कि बिंदु ए पे लगने वाला दबाव, बिंदु बी पे लगने वाला दबाव और बिंदु सी पे लगने वाला दबाव क्या होगा, यदि इन तीनों का जो स्थान है, ये जो हाइट है, इस क्षैतिज तल से क्या हो, एक समान हो, यहाँ से क्या हो, इसकी जो गहराई है वो कैसी हो, एक समान हो। अब इसके माध्यम से ये बताना क्या चाह रहे हैं कि हमारे पास ऐसा पात्र हो जिसमें पात्रों की आकृति अलग अलग हो और वो सभी पात्रों में जो द्रव भरा गया है क्षैतिज तल से समान गहराई पे रखा हो गया है। तो उस स्थिति में इन पे लगने वाले दाब की स्थिति क्या होगी, तो उस स्थिति में दाब कैसा हो जाएगा, एक समान। मैंने पीछे आपको लिखवाया था कि द्रव पदार्थों में जो दाब होता है वह बर्तन के आकार पर, आकृति पर, लंबाई पर, चौड़ाई पर, उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। बस उसमें जो बिंदु हैं एक समान गहराई पर उपस्थित होना चाहिए। तो इन अलग अलग पात्रों पर लगने वाला जो दाब होगा, उनके जो बिंदु होंगे, ए होगा, बी होगा और सी, तो तीनों पे दाब का मान कैसा हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। तो इन चीज़ों पे दाब हमारा निर्भर नहीं करता है। ये बात मैंने पीछे भी बताई है आपको और आगे फिर बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बच्चे इसको भूल जाते हैं आकृति को देखकर, ठीक है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। आगे हम इसी में बात करते हैं। आगे इसमें कहा गया है कि जो द्रव का दाब होता है किस चीज़ पर निर्भर करता है, तो द्रव का जो दाब है, द्रव की प्रकृति, कि द्रव कैसा है, गाढ़ा है, पतला है, तो उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा और बर्तन की जो गहराई है उस पर निर्भर करेगा और घनत्व पर निर्भर करेगा। तो द्रव कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है, तो वह कारक क्या है, द्रव की प्रकृति, बर्तन की गहराई और द्रव के घनत्व पर ये निर्भर करता है। साथ ही साथ द्रवों का जो घनत्व होता है
जब हम बात करते हैं इस द्रव की घनत्व की, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? गुरुत्वीय त्वरण पर, स्मॉल जी पर। आगे एक प्रश्न दिया गया है, उस प्रश्न को हम इसमें हल करते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि यदि किसी खुले पात्र में उपस्थित द्रव का घनत्व 48 किलोग्राम मीटर क्यूब है, तो आपको दे रखी है डेंसिटी स्मॉल डी इक्वल टू 48 किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब। उसके बाद आपको दी है गहराई, गहराई दे रखी है आपको कितना? 10 मीटर। और आपको निकालना क्या है? इसमें दाब का मान निकालना है। पीछे फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको कि द्रवों में जो दाब का सूत्र होता है वह घनत्व, गुरुत्वीय त्वरण जी और जो गहराई होती है, उन तीनों की वैल्यू की क्या होता है? गुणनफल के बराबर होता है। तो दाब बराबर घनत्व का मान लिखेंगे 48। जी का मान कितना होता है? मैंने पीछे बताया था स्मॉल जी कितना होता है। जब आप प्रश्न हल करते हैं तो इसका मान कितना होता है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और जब आप इसके मान को एग्जैक्ट याद करेंगे तो वो वैल्यू होगी इतनी। तो हम यहाँ कितना पुट करेंगे? 10। गहराई कितनी दी है? 10। तो जब इन सब वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 4800 पास्कल। तो ये इस प्रश्न का क्या आ जाएगा? उत्तर। अब हम बात करेंगे इसमें पास्कल के नियम के बारे में। ये भी क्या होता है? द्रव पदार्थों में दाब से संबंधित एक नियम होता है। लेकिन इस नियम में होता क्या है कि गुरुत्वीय प्रभाव की अनुपस्थिति में, जो पास्कल का नियम है ये कहाँ पर काम करता है? जब किसी बंद निकाय के अंदर गुरुत्वीय पात्र क्या हो? अनुपस्थित हो। जब किसी बंद निकाय के अंदर गुरुत्वीय प्रभाव क्या होता है? अनुपस्थित होता है, या फिर क्या हो जाए? वो नगण्य हो जाए, ना के बराबर। तो उस स्थिति में उस बंद पात्र के अंदर जो द्रव भरा होता है उस पे कौन सा नियम काम करता है? पास्कल का नियम। कैसे काम करता है? चलिए इसको अपन समझते हैं। पास्कल का नियम बंद पात्र में किस प्रकार से कार्य करता है, ये बात हम इसमें समझते हैं। ये एक हमारे पास बंद पात्र है, इसमें ऊपर से आप क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। ये इसके अंदर भरा है तरल पदार्थ। तो जब हम इसको बल लगाएंगे तो इसके अंदर जो प्रत्येक कण है द्रव का, उस पर एक समान रूप से क्या होता है? दबाव लगता है, जिससे ये वाला पिस्टन कहाँ चला जाता है? ऊपर की तरफ। और इस पे बल कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ। इसी को हम क्या कहते हैं? पास्कल का नियम। चलिए इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। जब किसी बंद पात्र में उपस्थित द्रव पर बाह्य बल लगाया जाता है, ये मैं इसमें बल लगा रहा हूँ, तो यह बल द्रव के सभी कणों को, ये जितने भी कण हैं, एक समान रूप से कहाँ बढ़ा देता है? आगे बढ़ा देता है। इस संपूर्ण घटना को ही हम क्या बोलते हैं? पास्कल का नियम कहते हैं। पास्कल के नियम के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, तो इस बात को पहले आप जान लीजिए, उसके बाद हम इसमें एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। पास्कल के नियम के लिए दो बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। पास्कल का नियम किस में दाब से संबंधित होता है? द्रवों में दाब से संबंधित है। दूसरा है कि पास्कल का नियम कहाँ पे लगता है? केवल बंद पात्रों में लगता है, केवल बंद पात्रों में। ऐसे निकाय जो पूरी तरीके से बंद होते हैं वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। और इसके अंतर्गत जो स्मॉल जी होता है वो लगभग कितना होता है? नगण्य होता है। ये तीन बातें हमें इसमें याद रखनी होती हैं। अब हम इसमें बात करते हैं कि पास्कल का नियम हम दैनिक जीवन में कहाँ देख सकते हैं। तो जितने भी प्रकार की हाइड्रोलिक मशीन होती हैं, जिन्हें आप कहते हैं द्रव संचालित यंत्र, जेसीबी आपने देखी होगी, हाइड्रोलिक ट्रॉली देखी होगी, उनमें जो पंप लगे होते हैं, तो उनके अंदर जो फंक्शन काम करता है वो किस पर आधारित होता है? पास्कल के नियम पर। जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक पंप, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस इत्यादि। तो ये सभी एग्जाम्पल किससे संबंधित हैं? पास्कल के नियम से। अब हम इसमें जानते हैं कि किसी भी द्रव का जो दाब होता है उसके ऊपर गलनांक का और क्वथनांक का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनको यदि आप क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं, और गर्म करने पर उनका क्या बढ़ रहा हो? आयतन बढ़ रहा हो,
तो उस स्थिति में यदि हम उन द्रव पदार्थों के गलनांक को बढ़ाएंगे तो उनका दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यदि हम उनके गलनांक को घटा देंगे तो उनका दाब भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस बात को आप इसमें याद रखिए। यदि इसकी विपरीत मैं इसमें नियम कैसे लगाऊं कि ऐसे पदार्थ जिनको आप फिर से क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, और गर्म करने पे आयतन क्या हो जाए, उनका घट जाए। पिछली बार आयतन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो कोई भी आपके पास पदार्थ है जिसको आप गर्म करें और गर्म करने पर उसके आयतन में विस्तार हो बहुत जोर से, तो गलनांक बढ़ाने पर दाब बढ़ता है, गलनांक घटाने पे दाब क्या होता है, घटता है। लेकिन इसके विपरीत यदि है, वस्तु को गर्म करते हैं और आयतन में घटाव मतलब कमी आती है, तो उस स्थिति में गलनांक को बढ़ाने पर दाब घटता है और इसको घटाने पर दाब क्या होता है, बढ़ता है। ये दोनों पॉइंट आप इसमें याद रखिएगा। आगे है क्वथनांक का प्रभाव। जितने भी प्रकार के द्रव हैं, सभी द्रवों का यदि हम क्वथनांक बढ़ाते हैं तो उस स्थिति में उनके लगने वाला दाब क्या होता है, हमेशा बढ़ जाता है। यदि आप क्वथनांक को घटाएंगे तो दाब क्या हो जाएगा, हमारा इसमें घट जाएगा। ठीक है, ध्यान रखने योग्य बात। सामान्यतः सामान्य दाब पर, सामान्य दाब कितना होता है, वायुमंडलीय दाब, इसको बोलते हैं 1 atm। सामान्य दाब पर जो पानी का क्वथनांक होता है वह कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। परंतु जब मैं इस सामान्य दाब को दोगुना कर दूं, अभी कितना है ये 1 atm, अब मैंने क्या दिया कि ये कितना हो जाए, 2 atm। तो उस स्थिति में जो पानी का क्वथनांक होगा वह कितना हो जाएगा, 125 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मतलब पानी जल्दी बॉईल करने लगता है। कहने का मतलब है आप दाब बढ़ाएंगे तो द्रवों का क्वथनांक भी बढ़ जाएगा, या फिर क्वथनांक बढ़ाएंगे तो द्रवों का दाब भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस बात को आप याद रखिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम क्लास हमारी कंप्लीट होती है तो उससे पहले हम एक क्विज टाइप का करते हैं जो कि हमारा महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी से संबंधित होता है। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। समतल कोण का मापन किस इकाई के द्वारा होता है। समतल कोण, जब किसी सतह पर इस तरह से आप कोण बनाते हैं तो ये कोण जो होता है, जैसे मैंने कोण मान लिया कितना है, थीटा, तो ये इस कोण को मापने की जो इकाई होती है वह कौन सी होती है, रेडियन। पीछे मैंने आपको इसमें पढ़ाया है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि मूल मात्रकों की संख्या क्या होती है। तो कुल मूल मात्रक कितने होते हैं, 7 होते हैं। और इन सभी 7 मात्रकों के मैंने पीछे आपको एसआई मात्रक भी लिखवाए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऑरिस्कोप यंत्र उपयोग होता है। तो ऑरिस्कोप यंत्र का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जो हमारे कान होते हैं, कानों की आंतरिक जांच के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आंतरिक जांच, कानों के अंदर यदि कोई खराबी आ रही है तो उसके अंदर की जांच करने के लिए हम जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, अपन ऑरिस्कोप कहते हैं। अगला है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है गॉस। गॉस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक नॉटिकल मील कितना होता है। बेसिकली ये मीटर नहीं है, ये मील है। एक नॉटिकल मील, समुद्र में जब हम किसी जहाज को चलाते हैं तो उनकी जो दूरियां नापी जाती हैं वो किस में नापी जाती हैं, नॉटिकल मील। इसी को आप समुद्री मील के नाम से भी जानते हैं, समुद्री मील। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.85 किलोमीटर। तो एक समुद्री मील बराबर कितना होता है, 1.85 किलोमीटर। यदि इसी में मैं आपसे पूछूं कि एक मील कितना होता है, तो एक मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर के बराबर। यदि आप इनको मीटर में चेंज करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वह कितनी आ जाएगी, 1850 मीटर, और नीचे वाली कितनी आएगी, 1600 मीटर। 1000 का गुणा करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम संबंधित है।
तो ये नियम मैंने पीछे आपको पढ़ाया था, ये किरचॉफ से संबंधित है। इस नियम का क्या नाम है? किरचॉफ का नियम। यदि आप वीडियो को लगातार कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो आपको ये बात अच्छे से याद होगी, क्योंकि मैंने ये पीछे आपको अच्छे से पढ़ाया है। अगला प्रश्न है, यंग प्रत्यास्था का एसआई गुणांक क्या होता है, या फिर इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है कि तेज हवा वाली जो रात होती है उसमें ओस नहीं बनती है, तो इसका क्या मतलब होता है? तेज हवाओं वाली जो रात होती है उस समय जो बाष्पीकरण की दर होती है वह क्या होती है? तेज होती है। बाष्पीकरण की दर कैसी होती है? तीव्र होती है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, यदि आपने छत पर कपड़े सूखने के लिए डाले हैं और धूप बिल्कुल भी नहीं है लेकिन हवा चल रही है तेज, तो कपड़ा हमारा सूखेगा कि नहीं सूखेगा? सूख जाएगा, क्योंकि हवा तेज होने की वजह से वो पानी को उड़ाकर ले जाएगा कपड़े में से। तो उसी घटना को क्या बोलते हैं? बाष्पीकरण की दर। जरूरी नहीं है कि बाष्पीकरण के लिए सूर्य का प्रकाश ही हो। क्या हो? सूर्य का प्रकाश हो। बाष्पीकरण के लिए जो तेज हवाएं होती हैं वो भी क्या होती हैं? जिम्मेदार होती हैं। तो रात के समय यदि ओस नहीं बन रही है तो इसका मतलब क्या है कि रात के समय हवाएं क्या चल रही हैं? तेज। और उस तेज हवाओं में बाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? तेज, जिसकी वजह से रात में ओस नहीं बन पाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकिरण की प्रकृति किस प्रकार होती है? तो इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, विकिरण मतलब क्या? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश के अंदर यदि मैं एक पार्टिकल को ले लूं तो उसको आप क्या बोलते हैं? विकिरण। और इस विकिरण के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है कण और दूसरी चीज क्या होती है? इसमें एक तरंग होती है। तरंगें कितने टाइप की होती हैं इसके अंदर? 7। और इसके अंदर जो कण होता है उसको अपन कहते हैं फोटोन। और आगे यदि आप इसको जानते हैं तो इसका नाम क्या होता है? क्वांटा। शुरू से आप समझते हैं, सूर्य के प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाशीय विकिरण कहते हैं। इस विकिरण के अंतर्गत दो चीजें होती हैं, पहला कण जिसे हम फोटोन, और आगे चल के क्या बोलते हैं? इसको अपन क्वांटा कहते हैं। और तरंग की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ये तरंगें कौन कौन सी होती हैं? गामा, एक्स, यूवी, विजिबल रे, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव, लास्ट में कौन सी होगी हमारी? इसमें रेडियो वेव। तो ये 7 तरंगें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होती हैं। तो इसमें जो प्रश्न पूछा है हम उसके आंसर की बात करते हैं कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है। तो प्रकाश के विकिरण की प्रकृति तरंग और कण दोनों के समान होती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।